स्वागत है साथियों। जीएस ऑनलाइन में हम लोग दृष्टि क्विक बुक को समराइज कर रहे थे, तो ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी का पार्ट चल रहा था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा थर्मामीटर के बारे में। आज हम लोग उसका अगला टॉपिक पढ़ेंगे, थर्मल एक्सपेंशन, तापीय प्रसार। तो तापीय प्रसार क्या होता है, सबसे पहले इसको जानते हैं। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि होने से उसकी विमाओं में वृद्धि होने को तापीय प्रसार कहते हैं। तो ये तीन प्रकार से आपको देखने को मिल सकता है। अगर किसी का टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं तो उसकी लंबाई बढ़ सकती है, रैखिक प्रसार होता है, या उसका क्षेत्रफल बढ़ सकता है, यानी कि क्षेत्रीय प्रसार हो सकता है। और अगर उसका वॉल्यूम बढ़ता है, आयतन बढ़ता है, तो आयतन प्रसार होता है। तो तीन प्रकार से किसी चीज़ में अगर तापमान में वृद्धि की जाएगी तो उसका थर्मल एक्सपेंशन होगा। तो इसके जो गुणांक हैं ये कैसे निकलते हैं, इनको समझिए। जो रेखीय प्रसार गुणांक है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक है और आयतन प्रसार गुणांक है, ये बहुत टफ नहीं है, इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। तो ये सभी आपको एक जैसे ही लगेंगे। कह रहा है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने पर किसी वस्तु की एकांक लंबाई में होने वाली वृद्धि को रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा कहा जाता है। यानी कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाया जाए और जो उसकी लंबाई है उसमें कितनी वृद्धि हो, ये आपका रेखीय प्रसार गुणांक होगा। ठीक है। उसके बाद यही क्षेत्रीय प्रसार में होगा कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में जितनी वृद्धि होगी वो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा कहा जाएगा। और आयतन में भी यही बात होगी कि 1 डिग्री जब सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाया जाएगा तो उसके आयतन में जितनी वृद्धि होगी उसे आयतन प्रसार गुणांक यानी गामा कहा जाएगा। तो इसका फार्मूला भी यहाँ पर दिया गया है कि रेखीय प्रसार गुणांक कितना होगा, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का उतना, आयतन प्रसार गुणांक कितना होगा। तो दरअसल उसकी जो मूल लंबाई है, और इसको देखिए, लंबाई में वृद्धि जितनी हुई है उसको ऊपर रखेंगे और नीचे जो पहले उसकी मूल लंबाई थी और कितनी ताप वृद्धि की गई वो, तो इसको फार्मूले के बेस पे यहाँ पे लिख दिया गया है कि जो एल है डेल्टा टी है। डेल्टा को हम लोग जो उसमें चेंज आता है ग्रोथ उससे दिखाते हैं, चेंज को लेकर के। तो डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये सब याद करना है, सीधे से मतलब समझना है कि लंबाई में जितनी वृद्धि हुई है, पहले लंबाई कितनी थी और इसमें कितना ताप वृद्धि की गई है। तो इन दोनों से जब ये भाग करते हैं तो हमें रेखीय प्रसार गुणांक मिल जाता है। ये जो रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक आता है, तो इनका एक संबंध भी यहाँ देखने को मिल सकता है कि अल्फा बीटा गामा का जो रेशियो होगा वो 1:2:3 होगा। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, अगर कोई सवाल आता है तो आप उसको हल कर पाएंगे। इसका व्यवहारिक अनुप्रयोग देखेंगे। दरअसल अप्लाइड साइंस ही अक्सर कर पूछा जाता है और हमें उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, अदरवाइज़ तो फिर साइंस तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन ये बनता है कि जब कांच के बोतल में कार्क फंस जाती है तो कैसे निकलती है। तो उसको थोड़ा गर्म कर दिया जाता है और वो ढीली हो जाती है और कार्क निकल जाती है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बोतल की गर्दन को जब आप गर्म करेंगे तो क्या होगा, उसका प्रसार होगा। तो प्रसार होगा तो कार्क निकल जाएगी। तो यही जो थर्मल एक्सपेंशन की बात कर रहे थे, यही है इसका व्यवहारिक उपयोग। इसी तरीके से अगर कांच की बोतल पे कोई धातु का ढक्कन लगा हुआ है तो और वो नहीं खुल रहा होता, तो उसको आप गर्म पानी में रख दीजिए तो वो निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि कांच की अपेक्षा धातु का प्रसार अधिक होगा, इसलिए धातु अधिक फैलेगी तो वो निकल जाएगा। ऐसे ही जो लकड़ी के पहिए होते हैं उन पर लोहा वगैरह या इस्पात चढ़ाया जाता है तो कैसे गर्म करके चढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि जब वो गर्म होगा तो एक्सपेंशन होगा, उस पर चढ़ जाएगा, बाद में ठंडा होगा तो सिकुड़ जाएगा। ठीक है, और मजबूती से जकड़ लेंगे। ऐसे ही एक उपयोग आपको मिलता है कि रेल की पटरियों के बीच में थोड़ी जगह क्यों छोड़ते हैं, तो क्योंकि आपका जो लंबवत जो प्रसार है, रेखीय प्रसार, वो होता है। गर्मियों में पटरियों की लंबाई थोड़ी बढ़ जाती है, अगर नहीं छोड़ेंगे तो वो क्या होगा, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। एक सवाल बनता है कि अगर कोई दो भिन्न भिन्न धातु की पट्टियाँ हों और उनका तापीय प्रसार गुणांक अलग अलग हो, लेकिन उनको जोड़ करके एक साथ गर्म किया जाए तो वो मुड़ेंगी कैसे। तो देखिए, जिसका ज़्यादा तापीय प्रसार होगा, है ना, ज़्यादा फैलने वाली जो होगी, वो जो है वो उत्तलाकार सतह पर होगी, जैसे ये बना हुआ है गर्म करने पर, ऐसे वो होगी। और जो कम फैलने वाली धातु होगी वो अवतलाकार सतह पर ऐसे होगी। ठीक है। तो ऐसे भी अगर आपसे क्वेश्चन बना के पूछा जाए तो आप ये कर सकते हो कि रेखीय प्रसार कैसे होगा। एक क्वेश्चन बना दिया जाए कि मान लीजिए कोई रिंग है, उसको गर्म किया जाए तो प्रसार कैसा होगा। तो रिंग क्या होगा, रिंग थोड़ी और बड़ी हो जाएगी। ठीक, रिंग बड़ी हो जाएगी। अगर मान लीजिए किसी पासे में, किसी घनाभ में, किसी घन में कोई गोलाकार छिद्र है, उसको गर्म किया जाए तो क्या होगा, उसके साथ साथ जो गोला है उसका भी आकार बढ़ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे पूछे जाते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन, जो रेखीय प्रसार को लेकर के आपके क्षेत्रीय प्रसार और आयतन प्रसार को लेके आते हैं। तो यहाँ एक बात क्लियर हो गई कि किसी वस्तु को गर्म करने पर उसका आयतन बढ़ता है
आयतन बढ़ने के कारण स्वाभाविक रूप से उसका घनत्व कम हो जाता है। यह भी स्पष्ट है कि तापमान कम होने पर पदार्थ संकुचित होगा और घनत्व बढ़ेगा। यानी कि जब तापमान यहाँ आपका बढ़ रहा है, वस्तु को गर्म किया जा रहा है, तो आयतन तो बढ़ रहा है लेकिन घनत्व कम हो रहा है। लेकिन जब तापमान कम किया जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, जो आयतन है वो घटेगा और घनत्व बढ़ेगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनाए पूछ जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनाए जाते हैं पानी को लेकर के, क्योंकि जल का एक विशेष गुण होता है। गुण क्या होता है? सामान्य पदार्थ जो होते हैं उनको गर्म करने पर उनका तापीय प्रसार होता है और ठंडा करने पर संकुचन होता है। लेकिन कुछ अपवाद हैं। जैसे जल को जब ठंडा करते हैं तो ठंडा करते करते इसको 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो ठीक है, वो जैसे नॉर्मल नियम है वो संकुचन होता रहता है, आयतन घटता है, घनत्व बढ़ता है, ऐसा होता रहता है। लेकिन आप जानते हैं कि जो बर्फ़ है उसका घनत्व कम होता है, और बर्फ़ कब जमेगा? 0 डिग्री पर। तो जब 4 डिग्री से नीचे और ठंडा करेंगे तो जल का आयतन जो होता है वो थोड़ा बढ़ने लगता है और घनत्व जो होता है वो कम होने लगता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है 4 डिग्री वाला। तो जब 0 डिग्री पर जल का बर्फ़ में परिवर्तन होता है तो उसका आयतन ज़्यादा हो जाता है और घनत्व कम हो जाता है। तो आप देखेंगे कि बर्फ़ का घनत्व जो है वो पानी से कम होता है, इसीलिए बर्फ़ जो है वो तैरता रहता है। तो ये तो आपने पढ़ा ही होगा। तो इससे जो आपने पढ़ा, इससे 3-4 बातें आपको निष्कर्ष निकल आई यहाँ पर, इन्हीं को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जल का जो आयतन होता है वो न्यूनतम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। क्यों? क्योंकि आपने देखा था कि मान लीजिए अगर 10 डिग्री है उसका तापमान, उसको घटाते घटाते लाया गया तो 4 तक तो उसमें संकुचन हुआ, लेकिन 4 के बाद क्या हुआ? उसका आयतन बढ़ने लगा। बर्फ़ का आयतन अधिक होता है तो उसके बाद उसका आयतन तो न्यूनतम कहाँ हुआ? 4 डिग्री पर हुआ। तो इसलिए कहा गया कि जल का आयतन जो होगा वो न्यूनतम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा। अब जल का घनत्व तो अधिकतम किस पर होगा? 4 डिग्री पर, क्योंकि यहीं से यहाँ तक तो घनत्व तो बढ़ा, लेकिन इसके बाद क्या होगा? बर्फ़ का घनत्व तो कम होता है, तो जैसे जैसे जाएगा तो घनत्व तो क्या होगा? वहाँ कम हो जाएगा, बर्फ़ का घनत्व तो कम होता है, तो इसलिए अधिकतम जो घनत्व पाया जाएगा वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पाया जाएगा। जो स्थितियाँ 0 पे आपको लगती थी वो आपको 4 पे ही मिल जा रही हैं। तो इससे बात से आपको पता भी चल गया कि बर्फ़ का आयतन जो है जल से ज़्यादा होता है और बर्फ़ का घनत्व जो होता है वो जल से कम होता है। तो ये सीधे सीधे आयोग ने क्वेश्चन पूछे हैं और इन पर आपको कई बार ये गलती से ये गलत भी होने के चांस इसमें रहते हैं। अब जो ये पानी का है तो इसके कई परिणाम भी होते हैं। आप देखिए कि जो तालाब, झील वगैरह हैं जो ठंडे प्रदेश हैं, तो वहाँ क्या होता है कि ठंडा होकर के जो भारी जल होता है वो नीचे चला जाता है और जो ऊपर वाली तली है वो बर्फ़ के रूप में जम जाती है। तो आप देखते हैं झीलें उले पूरी बर्फ़ से जम जाती हैं। तो आपको लगता होगा कि यार बर्फ़ पूरी जम गई तो अंदर की मछली उछली तो मर गई होंगी। नहीं, क्योंकि ऊपर का लेवल तो वो पूरा बर्फ़ 0 डिग्री पे आ गया, नीचे वाला जो पानी है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। तो क्या होगा? मतलब उसका तापमान थोड़ा अधिक होगा, तो वो पानी के रूप में रहता है और उसमें जो रहते हैं जो जलीय जीव वो सुरक्षित रहते हैं। इसी तरीके से शीत ऋतु में जो पानी का पाइप होता है वो बर्फ जमने से फट जाता है। कारण क्या होता है? क्योंकि उसका आयतन बढ़ जाता है ना, तो आयतन बढ़ जाएगा तो इसलिए पाइप होते हैं वो फट जाते हैं। शुद्ध जल के बर्फ का घनत्व जल के घनत्व का 9/10वां भाग होता है। तो सीधी सी बात है कि जो शुद्ध जल में बर्फ होता है वो 90% पानी के अंदर होता है, 10% भाग पानी के बाहर बना रहता है। अगर एक गिलास पानी लीजिए, उसमें बर्फ़ का एक छोटा टुकड़ा डालिए तो पूरा नहीं डूबेगा, वो थोड़ा सा हिस्सा ऊपर 10% रहेगा। ठीक है। अब क्वेश्चन इसी पर आयोग ने पूछ लिया कि अगर कोई गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा डाला है आपने, तो जब वो गल जाएगा तो जलस्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि किसी पात्र में रखे पानी में डाली गई बर्फ़ के गलने के बाद जलस्तर वही बना रहता है, उसमें कोई अंतर नहीं आता है, क्योंकि इसकी विशेष स्थिति पर हमने चर्चा कर ली है, कब उसका आयतन घटता है, कब उसका आयतन बढ़ता है। अब अवस्था परिवर्तन की बात करें कि जो ही आपकी अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस, इनमें जो अवस्था परिवर्तन आती है तो इसमें कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं टर्म को लेकर के। तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप रख सकते हैं, बहुत अच्छा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि क्या है इसका। इसमें कुछ वर्ड हैं जिनको मैंने हाईलाइट कर रखा है। जैसे अगर कोई जो द्रव्य है आपका, वो अगर ठोस से द्रव में जा रहा है ये, तो उसको कहेंगे मेल्टिंग, गलन। अगर द्रव को आप जमा रहे हैं, द्रव को ठोस बना रहे हैं, यानी कि पानी को बर्फ़ बना रहे हैं, तो क्या कहेंगे? फ्रीजिंग। और बर्फ़ को पानी बना रहे हैं तो क्या कहेंगे? मेल्टिंग। तो बर्फ़ पानी से आपको समझ में आ गया, तो आपको 2 टर्म समझ में आ गए, मेल्टिंग और फ्रीजिंग। अब इसको ज़रा चेंज करते हैं, जो द्रव है और गैस है इसमें। तो द्रव से अगर कोई गैस बनेगा, यानी कि जो पानी है उसका अगर भाप बनाएंगे तो क्या होगा? वाष्पन होगा, वेपराइजेशन होगा।
और अगर उसी उल्टा करें कि भाप को आपको पानी बनाना है तो क्या होगा, वो क्या बोलेंगे उसको, संघनन। तो पानी यानी कि जो गैस से द्रव में परिवर्तित होगा तो उसको कहेंगे संघनन। ये टर्म याद रखिएगा। तो ये तो इन दोनों के बीच में हो गया रिलेशन। लेकिन जब सीधे सीधे ठोस से गैस में हो, अगर कोई चीज़ ठोस है और वो उड़ जाए सीधे गैस के फॉर्म में, यानी कि लिक्विड बने ही ना, तो इसको क्या कहेंगे, इसी बात को आयोग ने कई बार पूछा हुआ है, ऊर्ध्वपातन कहेंगे, सब्लिमेशन कहेंगे। ऊर्ध्वपातन किसको कहते हैं, ठोस से सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाना। और अगर कोई गैस से बिना द्रव बने सीधे ठोस में कन्वर्ट हो जाए तो क्या कहेंगे उसको, उसको कहेंगे रिवर्स सब्लिमेशन, यानी कि ऊर्ध्वपातन, उत्क्रमण या निक्षेपण भी कह सकते हैं। तो ये आपके टर्म जो हैं वो नीचे दिए गए हैं। तो ये इस तरीके से आपने देखा कि कई इसमें जो है अवस्था परिवर्तन को लेकर यहाँ एक बढ़िया इमेज शेयर किया गया है। तो इसको अगर इमेज को आप अगर स्क्रीनशॉट भी रखते हैं तो आप बड़े आसानी से इसको देख करके समझ पाएंगे कि कौन से वर्ड कहाँ पे होते हैं, तो आपको ये भूलेगा नहीं। ठीक है, तो आइए अब इसके बाद जो यहाँ पर ये मेल्टिंग है और फ्रीजिंग है, इनको, और वेपराइजेशन और कंडेंसेशन, इनको, यानी कि वेपराइजेशन को हम बॉइलिंग ले लेते हैं। ठीक है, जो बॉइलिंग पॉइंट होगा इसकी जगह पे बॉइलिंग पॉइंट ले लेते हैं, उसके कंडेंसेशन, मेल्टिंग और फ्रीजिंग को ले लेते हैं। तो इन दोनों पे थोड़ी चर्चा करते हैं। ठीक, इनको लेकर के कई क्वेश्चन आते हैं कि इन पर दाब का क्या प्रभाव होता है, इन पर अशुद्धि का क्या प्रभाव होता है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थोड़ा इनको डिस्कस करते हैं। आइए, तो मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेंगे। तो ये तो बात हो ही गई कि गलनांक क्या होगा, हिमांक क्या होगा। थोड़ा सा इसमें एक लाइन है, इसको देख भी लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि वह निश्चित ताप बिंदु जिस पर कोई ठोस द्रव में बदलता है तो पदार्थ का गलनांक कहलाता है। ठीक है भाई, गल गया ना तभी तो द्रव बना। और यह वही ताप बिंदु है जिस पर उसी पदार्थ का द्रव जो है वो ठोस में परिवर्तित होगा ठंडा करने पर। तो यही प्रक्रिया जमना भी कहलाएगा। तो उल्टा जब होगा तो यही हिमांक भी कहलाएगा। तो आपका गलनांक हिमांक जो है वो एक ही ताप बिंदु होते हैं। ठीक है, तो आपसे अगर स्टेटमेंट पूछा जाए तो सही होगा। और इन पर ठोस और द्रव जो होते हैं परस्पर तापी साम्य पर होते हैं इस बिंदु पर, है ना। यहाँ पर तापी साम्य क्या होता है, तापी साम्य होता है ऊषा ऊष्मा पारगम, यानी कि हीट परमिएबल माध्यम से जुड़े निकायों के बीच में ऊष्मा का प्रवाह न हो, तो इसे तापी साम्य कहा जाता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर इसमें जो पदार्थ है और जो इसमें पदार्थ है, यहाँ से टेम्परेचर का आना जाना हो सकता है, मतलब इसको रोकने वाली कोई परत नहीं है, टेम्परेचर का इधर से उधर ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन दोनों में हीट ट्रांसफ़र बंद है, नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी तापीय साम्य है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये अगर बात की जा रही है गलनांक हिमांक की, तो ऐसी कंडीशन होती है कि यहाँ पर तापीय साम्य बना रहता है। तो इसको आप यहाँ से स्टेटमेंट बेस समझ सकते हैं। जो गलनांक हिमांक है, इन पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, जब दाब वगैरह बढ़ाया जाता है, घटाया जाता है, तो क्या होता है। तो देखिए, जो सामान्य पदार्थ होते हैं ऊष्मा देने पर जो प्रसारित होते हैं, तो उनका गलनांक जो है वो दाब बढ़ाने पर बढ़ता है। ये बात समझिए कि जो जनरल जो पदार्थ हैं और ऊष्मा देने पे जब प्रसारित होते हैं वो पदार्थ, तो वो गलनांक, उनका गलनांक जो है वो दाब बढ़ाने पर बढ़ता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि पानी जो है तापमान बढ़ाने पर संकुचित होते हैं। तो इनको क्या करना है, इनका गलनांक जो है वो दाब बढ़ाने पर घटता है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, देख के चलिएगा। सामान्य पदार्थ और पानी दोनों का अलग अलग है और अपोजिट में है। यहाँ मतलब इससे है कि ऊष्मा देने पे प्रसारित हो रहे हैं कि संकुचित हो रहे हैं। अगर वो ऊष्मा देने पे प्रसारित होते हैं जो पदार्थ होंगे, तो उनका जो है गलनांक बढ़ जाएगा। कब, जब दाब बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे तो। ठीक, और जो पदार्थ तापमान बढ़ाने पे संकुचित होते हैं उनका गलनांक जो है वो घट जाएगा। कब, जब प्रेशर बढ़ाएंगे। तो प्रेशर हम लोग डाल रहे हैं, लेकिन देखना है कि गलनांक बढ़ता है कि घटता है। गलनांक कब बढ़ेगा, जब वो वस्तु ऊष्मा देने पर यानी कि गर्म करने पर प्रसारित होती हो। और गलनांक कब घटेगा, जब ऊष्मा देने पे वो वस्तु प्रसारित ना हो, संकुचित हो। समझ में आ गया। ये जो उदाहरण है ना, इसका सीधा सा उदाहरण होता है स्कीइंग में। तो स्कीइंग करने वाले स्केटर के भार से दाब बढ़ने से बर्फ पिघलकर पानी में बदल जाती है, तो इसी से स्केटर फिसलता चला जाता है। तो इसका प्रयोग इसी में होता है। अब अशुद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है गलनांक हिमांक पर, तो ध्यान दीजिए कि अशुद्धि मिलाने पर गलनांक हिमांक दोनों कम होता है। ठीक, अगर पदार्थ को गलाना हो तो आसानी होगी और पदार्थ को यदि जमाना हो तो कठिनाई होगी। इसी तरीके से बॉइलिंग पॉइंट और कंडेंसेशन पॉइंट को भी देख लेते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है,
बॉइलिंग पॉइंट ये है कि वह निश्चित ताप जिस पर किसी पदार्थ की द्रव अवस्था गैस अवस्था में परिवर्तित होती है, क्वथनांक कहलाता है। उबलने लगता है, भाप बनने लगता है। इस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो यह वही ताप बिंदु है जिस पर उसी पदार्थ की गैस द्रव अवस्था में परिवर्तित होगी। तो जब उल्टा होगा तो संघनन होगा, तो यह प्रक्रिया संघनन कहलाएगी, हमने चित्र में देखा। और यह ताप बिंदु जो है संघनन बिंदु कहलाएगा। इसलिए ये दोनों पॉइंट एक ही ताप बिंदु होंगे। जैसे हमने देखा था गलनांक और हिमांक एक बिंदु है, वैसे ही क्वथनांक और संघनन बिंदु भी एक ही हैं। बॉइलिंग और कंडेंसेशन पॉइंट भी एक ही हैं। और ये दोनों एक जैसे द्रव और गैस जो है तापीय साम्य में यहाँ पर होते हैं। जो क्वथनांक और संघनन बिंदु है, इन पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे हमने गलनांक और हिमांक पर देखा दाब का प्रभाव, तो यहाँ समझना थोड़ा आसान है कि जब दाब बढ़ाएंगे तो क्वथनांक बढ़ जाएगा। मतलब क्या है कि अधिक दाब पर क्वथन देने के लिए, उबालने के लिए अधिक ऊष्मा देनी होगी, और अधिक दाब पर संघनन उच्च तापमान पर ही संभव हो पाएगा। तो दोनों में क्या होगा कि ये जो है बढ़ जाएगा। अब आइए इसको थोड़ा सा और समझते हैं। कैसे इसको व्यवहारिक रूप से समझेंगे? जैसे प्रेशर कुकर में खाना इसलिए जल्दी पक जाता है क्योंकि अत्यधिक दाब पर क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। जब उसका प्रेशर क्रिएट किया जाता है, तो प्रेशर कुकर है ना उसका नाम, प्रेशर क्रिएट किया जाएगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा तो इसका मतलब क्या है, उबलने से पहले उसको खाने को पका देगा। तो ज़्यादा ऊष्मा देने पर क्वथन संभव होगा, ज़्यादा हीट मिलेगी, खाना पक जाएगा। एक आप डिफरेंस देखते होंगे कि जब पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं तो वायुमंडलीय दबाव जो है कम हो जाता है। तो जब वायुमंडलीय दबाव कम हो जाएगा, वहाँ पर भी देखिए बढ़ाया गया था इसलिए खाना जल्दी पक रहा था। अब यहाँ प्रेशर कम हो रहा है, तो प्रेशर कम होगा का मतलब क्या हुआ, प्रेशर कुकर का प्रेशर निकल गया। आप ऐसे भी समझ सकते हो ना। तो खाना देर में बनेगा कि जल्दी बनेगा, तो देर में बनेगा, यानी कि खाना पकाने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। ठीक है, तो क्योंकि थोड़ा ही हीट देते हैं और वो बॉयल होने लगता है, लेकिन खाना बनने में इसलिए ज़्यादा समय लगता है। जो इसमें अशुद्धि होती है उसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो अशुद्धियाँ मिलाने पर क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। यानी कि अगर उसमें कोई अशुद्धि मिलाई गई है तो जो बॉइलिंग के लिए है अधिक ऊष्मा देनी पड़ेगी, या संघनन के लिए अधिक तापमान पर ही संभव होगा। उदाहरण के लिए अगर पानी में नमक मिला दिया जाए तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाएगा। एक थोड़ा सा देखने वाली बात यह है कि गलनांक क्वथनांक में जब दाब बढ़ाते हैं गलनांक पर तो बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर गलनांक क्वथनांक दोनों बढ़ता है। ध्यान रखने वाली बात, अशुद्धि मिलाने पर गलनांक कम होता है और क्वथनांक बढ़ता है। तो इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। ये आपसे पूछा जा सकता है कि दाब जब बढ़ाया जाएगा तो गलनांक क्वथनांक बढ़ेगा कि घटेगा? तो गलनांक क्वथनांक दोनों बढ़ता है। जब अशुद्धि मिलाया जाएगा तो गलनांक तो कम होगा, लेकिन क्वथनांक जो है वो बढ़ेगा। अशुद्धि का मतलब कि मतलब उसमें कोई चीज़ आप घोल मिला दीजिए। 3 टर्म है यहाँ पर, क्रिटिकल टेम्परेचर, उसके बाद एक है पुनर्हिमायन रेगुलेशन, और एक है ड्यू पॉइंट, ओस बिंदु। ये क्या है? क्रांतिक तापक्रम होता है किसी गैस के लिए, वह अधिकतम तापमान होता है जिस पर केवल दाब का प्रयोग करके इसको द्रवित किया जा सकता है, जबकि उसके ऊपर गैस को केवल दाब बढ़ाकर द्रवित नहीं किया जा सकता। इसे क्रांतिक तापक्रम कहलाता है। पुनर्हिमायन क्या होता है? दरअसल स्केटिंग में इसका उपयोग होता है कि दाब के प्रभाव से बर्फ का निम्न द्रवणांक पर गलना और दाब हटाए जाने पर उसके पुनः जम जाने की प्रक्रिया को पुनर्हिमायन कहते हैं। इसी प्रक्रिया के कारण बर्फ पर स्केटिंग जो है वो संभव है। ड्यू पॉइंट क्या है? तो वह टेम्परेचर जिस पर वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प ओस में बदल जाए या इसको कंडेंस करने में पर्याप्त हो, ओस बिंदु कहलाता है। आइए अगला इसमें देखते हैं गुप्त ऊष्मा, लैटेंट हीट क्या होती है। गुप्त ऊष्मा जो होती है ना, वो हर पदार्थ में होती है। एक निश्चित ताप पर पदार्थ की अवस्था परिवर्तन हेतु आवश्यक ऊष्मा पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। मतलब क्या है कि इस ऊष्मा स्थानांतरण से पदार्थ का ताप परिवर्तित नहीं होता, बल्कि इसे अवस्था परिवर्तन में उपयोग किया जाता है। जो यही निश्चित मात्रा होती है, इसी को पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो जूल प्रति किलोग्राम या कैलोरी प्रति ग्राम होता है। तो गलन की गुप्त ऊष्मा को थोड़ा समझते हैं कि कैसे इसके बारे में समझेंगे। गलन की गुप्त ऊष्मा और उसके बाद समझेंगे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो सबसे पहले समझते हैं गलन की गुप्त ऊष्मा इस चित्र से। ये चित्र बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा अच्छा समझा जा सकता है इस पर। देखिए गलन की गुप्त ऊष्मा क्या कहता है। गलन की गुप्त ऊष्मा ये कहता है कि जो ठोस द्रव अवस्था परिवर्तन के लिए इसका प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आपका एक ठोस हो गया, एक हो गया द्रव। और यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि यदि ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन हो, ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन हो, कैसे? ऐसे।
तो क्या होगा, जो गलन की गुप्त ऊष्मा पदार्थ द्वारा अवशोषित की जाएगी। मतलब ठोस मान लीजिए बर्फ़ है, बर्फ़ को आपको बनाना है पानी, तो उसमें क्या होगा, बर्फ़ की अवस्था में पानी में कब परिवर्तित हो, जो उसमें ऊष्मा आके मिलेगी, तो अतिरिक्त ऊष्मा की आवश्यकता हुई ना, तो वही जो आवश्यक ऊष्मा है वही तो गलन की गुप्त ऊष्मा है, तो उसमें एंट्री करी। अभी क्या करना है कि पानी को ले आना है, बर्फ़ जमाना है, ठोस करना है, द्रव को ठोस बनाना है। तो जो हीट है वो निकलेगी कि हीट उसमें और आएगी, तो हीट निकलेगी ना, तो गर्म जो गुप्त ऊष्मा है वो निकलेगी। तो यहाँ देखिए दोनों किसी फिगर के जरिए समझाया गया कि गलन की गुप्त ऊष्मा किस प्रक्रिया में अंदर अवशोषित होती है और कब निष्कासित होती है। तो इसी को मैं पढ़ रहा हूँ, इसको समझिए। यहाँ पर आपका बताया गया है कि यदि ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन हो तो गलन की गुप्त ऊष्मा पदार्थ द्वारा अवशोषित की जाती है, और जब द्रव से ठोस अवस्था में परिवर्तन हो तब यही ऊष्मा निष्कासित की जाती है, और वो होती कितनी है, 80 कैलोरी प्रति ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ, ये 80 कैलोरी प्रति ग्राम का मतलब क्या हुआ कि अगर 1 ग्राम द्रव को बर्फ बनाने के लिए अगर बनाया जाए तो 80 कैलोरी ऊष्मा जो है उसमें से मुक्त हो जाएगी। इसी को उल्टा अगर समझें कि अगर 1 ग्राम बर्फ़ को गलाना हो, जो ये आपका ठोस है अगर ये 1 ग्राम होता, इसको अगर 1 ग्राम यानी कि बर्फ़ अगर ये होती और इसको गलाना होता तो कितनी ऊर्जा की ज़रूरत होती गुप्त ऊष्मा की, 80 कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है, तो चूंकि ये ग्राम है ही है तो 80 कैलोरी की ज़रूरत पड़ती, तो ये क्या हो जाता, पानी में बदल जाता। तो यही है गलन की गुप्त ऊष्मा, और कितने कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है वो भी इसमें मेंशन कर रखा है। इसी तरीके से वाष्पन की गुप्त ऊष्मा भी देख लेते हैं। तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या है इसको भी समझते हैं। जो हमने अभी आपको बोला था ना, इसके ऊपर यहाँ पर डिफाइन भी किया गया है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। जो हमने बात बोली वही यहाँ पर लिखी है कि यदि ठोस से द्रवावस्था में परिवर्तन हो तो गलन की गुप्त ऊष्मा पदार्थ द्वारा अवशोषित की जाती है, जबकि द्रव से ठोस अवस्था परिवर्तन में यही ऊष्मा निष्कासित की जाती है ना। फिगर के जरिए ज़्यादा अच्छा समझ में आता है, तो इसलिए मैंने आपको इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। इसी तरीके से वाष्पन की गुप्त ऊष्मा देख लेते हैं। इसमें क्या है, द्रव से गैस की बात की गई है, उसमें ठोस द्रव था, इसमें द्रव गैस की बात हो रही है। तो क्या है, इसमें क्या है कि यदि द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तन हो तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा पदार्थ द्वारा अवशोषित की जाएगी, और वहीं गैस से द्रव में होगा तो ये ऊष्मा निष्कासित होगी। मतलब वही है, लेकिन इसमें जो माध्यम है वो बदल गए हैं, द्रव और गैस हो गया है। तो लेकिन इसमें कैलोरी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो देख लेते हैं, यहाँ पर दो आपके पास हैं, एक द्रव है, एक गैस है, मान लीजिए पानी है, ये भाप है। तो अब क्या है, यहाँ भी प्रति ग्राम लिया जाएगा। मान लीजिए 1 ग्राम पानी है, तो इस 1 ग्राम पानी को अगर भाप में बदलना हो तो कितने कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी, 540 कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये 540 कैलोरी कौन करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। कब, जब द्रव से गैस बनेगा, तो ये क्या करेगी, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा जो है यानी कि 540 कैलोरी इसको एब्जॉर्ब करेगी, अवशोषित करेगी। और जब इसको ये गैस से कन्वर्ट होगा, कंडेंस होगा, संघनन होगा, तो क्या होगा कि ये जो हीट आई थी 540 कैलोरी उसको वो बाहर छोड़ देगी, तभी वो द्रव में कन्वर्ट होगी। तो आपका ये यहाँ पर ही बड़ा अच्छा तरीका है। इस बात को यहाँ अच्छे से समझाया भी गया है कि बर्फ़ के गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है, वहीं जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। अब आपको बहुत अच्छे से ये बातें समझ में आ गई जो मैंने आपको समझाया। वही यहाँ पर लिखा भी है कि इसका अर्थ यह है कि यदि 1 ग्राम बर्फ़ को गलाना हो तो हमें 80 कैलोरी ऊष्मा देनी पड़ेगी, और 1 ग्राम पानी को वाष्प में बदलना हो तो हमें 540 कैलोरी ऊष्मा देनी पड़ेगी। और वही बात आपका जब 1 ग्राम वाष्प से द्रव बनाने की बात की गई है तो भी वही आपको बताया गया है कि वाष्प से द्रव बनाने में 540 कैलोरी ऊष्मा मुक्त होगी, और 1 ग्राम द्रव को बर्फ बनने पर 80 कैलोरी ऊष्मा मुक्त होगी। जो हमने आपको ग्राफ में समझाया उसको यहाँ पर लिखा गया है। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि भाप से जलने पर अधिक कष्ट क्यों होता है, क्योंकि जो भाप है आप देख रहे हैं, जो पानी है उससे ज़्यादा उसकी गुप्त ऊष्मा है ना, उसकी धारणी ऊष्मा है वो अधिक है। अब वाष्पीकरण की बात करते हैं, तो वाष्पीकरण क्या होती है, वाष्पीकरण की क्रिया में ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो यह ऊष्मा द्रव द्वारा स्वयं अपने अंदर से ही प्राप्त की जाती है, फलस्वरूप वाष्पीकरण की प्रक्रिया में द्रव ठंडा हो जाता है। तो दरअसल जो वाष्पीकरण होता है तो क्या होता है, जो उसमें हीट होती है वो भाप बन के ऊपर उड़ जाती है ना, कि वो हीट बाहर निकलती है, तो अपने अंदर से वो इस एनर्जी का यूज़ करती है। तो जो एनर्जी यूज़ होती है तो उसका क्या होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम होगा मतलब द्रव ठंडा हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि आपको ठंडा कैसे महसूस होता है, जैसे आपके शरीर पे पसीना हो गया हो, हवा लगेगी तो कैसे लगेगा, ठंडा लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, वाष्पीकरण हुआ, तो वाष्पीकरण में शरीर के ही तापमान का प्रयोग किया गया तो फिर वो ठंडा लगने लगा। इस तरीके से कूलर में हवा का वाष्पीकरण के कारण हवा ठंडी हो जाती है। ऐसे ही मिट्टी के घड़े या सुराही में रखा पानी ठंडा हो जाता है वाष्पीकरण के कारण। स्प्रे इत्र की बोतल आदि को खुला छोड़ दिया जाए या आप स्प्रे करते हैं तो भी आपको लगता है कि वो ठंडा हो गया।
ठीक है, बोतल ठंडी हो जाती है। गीले कपड़ों को सूखने में वो भी कपड़े ठंडे हो जाते हैं, ठीक। लेकिन वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कई कारक भी होते हैं। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो वाष्पीकरण कम होगी, तापमान ज़्यादा है तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, वायु की गति तेज़ है तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, द्रव की खुली सतह का क्षेत्रफल, कप में चाय पिएंगे तो ज़्यादा देर में ठंडा होगा, अगर उसका क्षेत्रफल बढ़ा दीजिए, प्लेट में डाल दीजिए तो क्या होगा, चाय जल्दी ठंडी हो जाएगी, तो क्षेत्रफल का भी असर पड़ेगा। दाब का असर आपसे पूछा सकता है कि जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी, ठीक। तो ये आपके छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक ऊष्माधारिता की बात यहाँ की गई है कि किसी पदार्थ के ताप में परिवर्तन करने के लिए पदार्थ ऊष्मा की एक निश्चित मात्रा को अवशोषित या निर्मुक्त करता है। विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होता है, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाती है। इसका मात्रक जो होता है वो जूल प्रति किलोग्राम केल्विन होता है, या जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन इसको बोल सकते हैं। जो किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता है उस पदार्थ की प्रवृत्ति उसके ताप पर निर्भर करती है। जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता अधिक होती है, यही कारण है कि जल अन्य पदार्थों के मुकाबले धीरे धीरे गर्म और ठंडा होता है, तो इसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता के कारण ऐसा होता है। अब आपसे एक छोटा सा यहाँ पर शेयर किया गया है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं कि 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने है तो 1 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो मान लीजिए 1 ग्राम बर्फ़ है जिसका तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उसको वाष्प में बदलने के लिए लगने वाली ऊष्मा की आवश्यकता जो होगी वह कैलोरी में कैसे होगी। तो देखिए, आपको 1 ग्राम बर्फ़ है, बर्फ़ को बदलना है किसमें, वाष्प में बदलना है, गैस में बदलना है, यानी कि बर्फ़ को ले आएंगे द्रव में, द्रव को ले आएंगे गैस में, तो जितनी कैलोरी यूज़ होती है ना उन्हीं को आप जोड़ लीजिए। तो आपने पढ़ा था कि जब ठोस से द्रव में आएगा, तो जब ठोस से द्रव में आएगा तो कितने कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी, 80 कैलोरी की, तो 80 जोड़ लीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि जो उसका 0 से 100 डिग्री तक ताप बढ़ाने के लिए बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा, पहले जो द्रव है उसका बॉइलिंग पॉइंट पहुंचेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट कितने पे आता है पानी का, तो द्रव का बॉइलिंग पॉइंट आएगा 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री जोड़िए। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि जो द्रव हो गया उसका गैस में कन्वर्ट होना है, तो चूँकि पूरे गैस को कन्वर्ट करना है ना, शुरुआत नहीं करना है यहाँ पर, तो 540 कैलोरी और चाहिए। तो 80 वो जो आपकी गलन की गुप्त ऊष्मा थी, 540 वो जो आपकी वाष्पन की गुप्त ऊष्मा थी, और 100 कौन सा, जो पानी को बॉइलिंग पॉइंट पे था। तो तीनों को जोड़ेंगे तो 720 कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि 1 ग्राम बर्फ़ को जिसका तापमान इतना है तो उसको वाष्प में बदलने के लिए लगने वाली ऊष्मा की आवश्यकता कितने कैलोरी में होगी, तो आप इस तरीके से ऐसे इसको 720 कैलोरी निकाल भी सकते हैं। इसी में इसको डिस्कस किया गया है कि बर्फ़ के गलन की गुप्त ऊष्मा है 80 कैलोरी, जिसको जोड़ा गया है। फिर इसको ताप बढ़ाने के लिए जो बॉयल करेंगे तो 100 कैलोरी चाहिए होगा, और जब वाष्प में बदलेंगे तो उसमें 540 कैलोरी गलन की गुप्त वाष्पन की गुप्त ऊष्मा चाहिए होगा। तो इस तरीके से हमने डिस्कस किया जो वाष्पीकरण का पार्ट है, गुप्त ऊष्मा का पार्ट है, और रेखीय प्रसार, तापीय प्रसार को हमने अच्छे से डिस्कस किया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चालन, संवहन, विकिरण, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ हम लोग लॉ के बारे में भी देखेंगे, जैसे किरचॉफ का नियम है, स्टीफन का नियम है, उनको भी देखेंगे अपने अगले टॉपिक में। छोटे छोटे टॉपिक रहेंगे तो पढ़ने में अच्छा रहेगा साइंस, नहीं तो ऐसे उबाऊ हो जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा। तो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।